ये है मंगोलिया, दुनिया की 18 लार्जेस्ट कंट्री। लेकिन इतने मैसिव लैंड मास होने के बावजूद 99.7% मंगोलिया पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और ये छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है। इस 0.03% लैंड एरिया में ही मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है। इनफैक्ट इस सर्कल से इंसान जितना दूर चला जाता है उसके जिंदा रहने के चांसेस भी उतने ही कम होते जाते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे के रीजन एक्चुअली काफी यूनिक है मंगोलिया के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया में ये पॉपुलेशन डिस्पैरिटी हमेशा से नहीं थी। मंगोलिया में 18वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन फिर सिर्फ एक जंग ने वहाँ की 80% पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों का एक ही झटके में सफाया कर दिया। कुछ ऐसी हैरत अंगेज रही है मंगोलिया की दास्तान, जिसको डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। हाउ इट्स पॉसिबल की इस वीडियो में फिर से खुशामदीद नाजरीन। इसका पहला रीजन है मंगोलिया की यूनिक जियोग्राफी, जिसे हम बेसिकली 3 मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, दूसरा है सोयल यानी मिट्टी और तीसरा है रेनफॉल। अब ध्यान से समझते हैं कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से 99.7% मंगोलिया वीरान कैसे पड़ा हुआ है और सिर्फ इस छोटे से 0.03% इलाके में पूरा मंगोलिया बसता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन से। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया अर्थ के नॉर्दर्न पोल की तरफ रशिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पर यह बाय डिफॉल्ट एक पोलर जोन का पार्ट बन जाता है, जिस वजह से इस मुल्क का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट माइनस में ही रहता है। और इस मैप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंगोलिया के नॉर्दर्न यानी कि ये पार्ट और वेस्टर्न पूरी तरह से हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, मतलब ये ऊंचे हाइट वाले माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। अब हम आ जाते हैं मंगोलिया के बचे हुए इस सारे पार्ट्स की तरफ। मंगोलिया का साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हिस्टोरिकली इंसानों ने कभी भी इस जगह पर अपना परमानेंट सेटल बनाया ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में इंसान तो दूर मंगोलिया में पाए जाने वाले ये कैमल्स तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इतना भयानक क्लाइमेट है यहाँ का। अगर देखा जाए तो अब मंगोलिया के लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है और ना ही साउदर्न या ईस्टर्न पार्ट में। अब ऐसे में पूरी 100% मंगोलियन पॉपुलेशन सिर्फ 0.03% के छोटी सी जगह पर रह रही है, क्योंकि इन्हीं माउंटेन की वजह से सिर्फ इसी 0.03% लैंड में टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसिकली मंगोलिया में नॉर्दर्न मंगोलिया की खुफस्कुल माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की खंगाई रेंज और नॉर्थ ईस्ट की खेंटाई रेंज मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस नॉर्थ वेस्ट से आने वाली सर्बियन विंड और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली गोबी डेजर्ट विंड के खिलाफ एज अ नेचुरल वॉल एक्ट करती हैं। क्योंकि इन्हीं कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जहां पर बाकी मंगोलिया का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहीं पर बस गैस करो इस ट्रायंगुलर जोन का टेम्परेचर कितना होगा। सिर्फ और सिर्फ -2.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए फिर भी ज्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये बहुत कम है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मंगोलिया ने सिर्फ 4704 स्क्वायर किलोमीटर वाली जगह में ही अपनी कैपिटल सिटी उलान बटोर को बनाया है। दूसरा मेजर रीजन है सोयल, जिसकी वजह से 0.03% एरिया ही हैबिटेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूरे मंगोलिया में 365 डेज कोल्ड विंड आने की वजह से ऑलमोस्ट ये पूरा मुल्क इस तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है और इसी फिनोमेना को जियोलॉजी की जुबान में परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। अब जरा सोचो, जब सोयल के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी लेयर जमा होगी तो इस लैंड पर तो खेती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लस इस तरह की सोयल पर किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया नहीं जा सकता। और अगर बाय चांस कोई लैंड एरिया आइस कवरी से बच भी गया तो इस लैंड में भी दो प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो उसमें कुछ इस टाइप का चेस्टनट का ब्राउन सोयल होता है, जिसमें सैलिनेशन यानी खारापन ज्यादा होता है, और दूसरा उसमें रॉकी सेंडिमेंट ज्यादा होते हैं यानी छोटे पेबल्स वाली सोयल होती है, जिसमें खेती करी ही नहीं जा सकती। अब बात करते हैं तीसरे मेजर फैक्टर की, जो है रेनफॉल। तो अब तक हमने जाना कि उलान बटोर वैली कितनी ज्यादा बेहतर है जिंदगी गुजारने के लिए मंगोलिया में, क्योंकि पहले तो वो जियोग्राफिकली बहुत बेहतर है और दूसरा सोयल क्वालिटी भी वहाँ पर बेहतर है। पर तीसरा एडवांटेज जो वहाँ पर मिलता है वो ये है कि एक वैली होने की वजह से यही माउंटेन रेंजेस विंड को रोकने का काम भी करती हैं, और उस वक्त जब मंगोलिया में बारिश वाले बादल आते हैं तब यही माउंटेन रेंजेस उन बादलों को भी उन्हीं रीजन में रोक देती है, जिसकी वजह से इस माउंटेन वैली में कुछ इस तरीके का रेनफॉल ओरोग्राफिक हो जाता है। और यहाँ की बारिश बाय द वे वैसी नहीं होती जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में होती है। इंडिया का ड्राइस्ट स्टेट राजस्थान 500 से 1000 मिलीमीटर की बारिश देता है, उससे कई गुना कम यहाँ पर सिर्फ 300 से 400 मिलीमीटर की ही रेनफॉल होती है, और इसीलिए मंगोलिया को ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है।
इन स्पाइट ऑफ बीइंग कवर्ड इन आइस। लेकिन इस बारिश की वजह से यहाँ की सोयल भी बहुत फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा कि माउंटेन से सोयल इरोजन होकर सोयल के सारे मिनरल्स अक्सर धुलकर नीचे वैली में आ जाते हैं। इसीलिए इस रीजन में इन तीनों माउंटेन रेंजेस के मिनरल लोडेड सोयल भी बारिश की वजह से इरोड होकर वैली में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिससे इस रीजन की सोयल काफी फर्टाइल हो जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही रेनफॉल, एरेबल लैंड और एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर उलान बटोर को एक आइडियल जगह बना देते हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो अब तक हमें एक अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि मंगोलिया आखिर इतना वीरान क्यों है और उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस क्या हैं। उम्मीद है आपको हाउ इट्स पॉसिबल की ये वीडियो भी भरपूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।